तो प्योर रोलिंग मोशन तो हम लोग पढ़ लिए थे कि देयर शुड बी नो एनी रिलेटिव मोशंस बिटवीन द कांटेक्ट पॉइंट्स और कांटेक्ट सरफेसेस, वो होना पड़ेगा। अब हम लोग प्योर रोलिंग करेंगे इंक्लाइंड प्लेन पे। यहाँ इंक्लिनेशन थीटा है, फ्रिक्शन भी है, म्यू भी है, एक बॉडी है जो यहाँ पे आर रेडियस का ले लो और प्योर रोलिंग मोशंस कर रहा है। हेडिंग दिया था हम लोगों ने प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन। प्योर रोलिंग है तो रिलेटिव मोशन तो होगा नहीं। जैसे मान लो यहीं पे अगर बॉडी आया तो ये तो फिक्स है, जानते हो कि कुछ तो ऐसा होगा और रोटेशन ऐसा ही होता है, जानते हो क्यों होता, जरा उसको भी समझ लो। एबीडी बनाओगे तो नॉर्मल इधर और एमजी इधर। प्योर रोलिंग है तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में तो रिलेटिव मोशन तो नहीं है, नहीं है, लेकिन एक mg का कंपोनेंट जो इधर आ गया ना, mg साइन थीटा, उसके रीजन से इसका टेंडेंसी हो गया डाउन द इंक्लाइन, और डाउन द इंक्लाइन टेंडेंसी हो गया तो अब फ्रिक्शन लगेगा। और कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक, एफएस लगेगा। तो इधर mg साइन थीटा और इधर क्या हो गया? mg कॉस थीटा। इधर देखोगे तो VCM ओमेगा, और अगर डायनेमिक्स लगाओगे तो इधर ACM है सेंटर ऑफ मास का, और इधर ही एक यही जो फ्रिक्शन है ना, वही रोटेशन टॉर्क जनरेट कर पाता है। वही अगर फ्रिक्शन लेस पे रखोगे ना ऐसे, तो सीधा ऐसे आ जाएगा। क्यों? फ्रिक्शन लेस अगर है तो फ्रिक्शन लगेगा नहीं, तो कोई रोटेशन जनरेट कर पाएगा? सेंटर ऑफ मास के अबाउट नॉर्मल वहीं से पास कर रहा है, mg वहीं से पास कर रहा है, टॉर्क क्या है? जीरो है, तो रोटेशन नहीं होगा। यही फ्रिक्शन इसको ऐसे, इसके बाद टॉर्क लिखोगे तो ये कैसा टॉर्क जनरेट करेगा? क्लॉकवाइज। जब भी यहाँ पे बॉडी रखोगे, इसीलिए हमेशा वो इधर से ही रोटेट करके आता है, कभी भी ऐसे ऐसे रोटेट करके नहीं आएगा, कभी भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन नहीं होगा, क्योंकि कभी भी फ्रिक्शन डाउन द इंक्लाइन नहीं आएगा, क्योंकि टेंडेंसी है तो फ्रिक्शन अप द इंक्लाइन ही लगेगा। अब इसी में थोड़ा इंपॉर्टेंट ये था कि इसमें ये बोला था मैं कि स्पेशली यहाँ पे अगर ट्रांसलेटरी मोशन को देखोगे तो फ्रिक्शन क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। और रोटेशनल मोशन को देखोगे तो फ्रिक्शन क्या कर रहा है? प्रमोट कर रहा है। विद द हेल्प ऑफ दैट फ्रिक्शन ओनली रोटेशन हो रहा है, नहीं रहेगा तो होगा भी नहीं। तो रोटेशनल मोशन में फ्रिक्शन का वर्डन पॉजिटिव हो जाता है, और ट्रांसलेशनल मोशन में फ्रिक्शन का वर्डन निगेटिव हो जाता है। दोनों का वर्डन अगर देखोगे तो सम ऑफ जीरो हो जाएगा। तो और कौन कौन का फोर्स लग रहा है? नॉर्मल और mg। नॉर्मल का वर्डन होगा कभी नहीं। mg कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव। और फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव था, लेकिन उसका टोटल वर्डन क्या है? जीरो। तो जो भी फोर्सेस का वर्डन हो रहा है वो तो सिर्फ कंजर्वेटिव का हो रहा है। तो इस केस में फिर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल भी लगाते हैं, जो पहले लगता था तभी जब सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लगे। यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी लग रहा है, स्टिल हम लोग काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट यूज करेंगे, क्योंकि फ्रिक्शंस का टोटल वर्डन क्या है? जीरो। तो इसमें हम लोग एनर्जी का भी काम करेंगे और डायनामिक्स का भी काम करेंगे, दोनों का काम करेंगे। तो पहले इतना डायग्राम बनाओ और नीचे लिखो, ये सब एबीडी बना लो। हाँ, रोटेशन में नहीं, रोटेशन में पॉजिटिव होगा और ट्रांसलेशनल में नेगेटिव होगा। हाँ, इसका प्रूफ है, फाइंड आउट करोगे, सिंपल सा प्रूफ है। टॉर्क, फ्रिक्शंस का रोटेशन में तो टॉर्क लिखेंगे, वन कंप्लीट रोटेशन में फ्रिक्शन का वर्डन निकाल सकते हैं टॉर्क से, और वन कंप्लीट रोटेशन में लेंथ कितना गया, वैसे फ्रिक्शन का वर्डन हम ट्रांसलेटरी में लिखाएंगे। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, और डायरेक्शंस तो देख ही रहे हो, ये नेगेटिव वर्डन है और ये पॉजिटिव वर्डन है। सिंपल सा प्रूफ है। टॉर्क लिख तो टॉर्क का टाउ डॉट डी थीटा लिख के इंटीग्रेट कर दो, वन रोटेशन के लिए 2 पाई के लिए, और एफ एस का ट्रांसलेटरी के लिए 2 पाई का कितना लेंथ हो जाएगा? 2 पाई आर। तो उसका और टॉर्क का दोनों का मैग्नीट्यूड तुम्हारा सेम ही आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखो टॉर्क क्या है? एफ एस इंटू आर है ना, और वन रोटेशन में कितना जाएगा? 2 पाई। तो एफ एस आर और 2 पाई, वन रोटेशन में एंगल कितना जाएगा? 2 पाई। तो एफ एस आर मल्टीप्लाई 2 पाई, ये हो गया रोटेशनल वर्डन।
एफ एस आर मल्टीप्लाई 2 पाई, और ट्रांसलेशनल कैसा हो जाएगा, एफ एस मल्टीप्लाई लेंथ वन रोटेशन में कितना गया, 2 पाई आर। तो एफ एस इंटू 2 पाई आर यहाँ भी है, और एफ एस इंटू 2 पाई वहां भी है। हो गया ना सेम, सिंपल है। तो पहले ये डायग्राम बना लो, ये सब एच वेज सब लिख लो वैसे ही, वी सी एम ओमेगा एंड एफ एस ए सी एम सब वैसे ही लिख लो, और लिख भी लो नीचे में कि रोटेशनल वर्डन डब्ल्यू डी, एफ रोटेशनल वर्डन क्या होगा, टॉर्क डॉट डी थीटा, ये लिखोगे। टॉर्क क्या है, एफ एस मल्टीप्लाई आर, और डी थीटा कहाँ से कहाँ, 0 से 2 पाई। तो ये आ जाएगा एफ एस आर बाहर निकल जाएगा और मल्टीप्लाई 2 पाई, और वर्डन क्या रहा, एफ एस आर मल्टीप्लाई 2 पाई, और ये पॉजिटिव है। ट्रांसलेशनल वर्डन तो माइनस एफ एस मल्टीप्लाई डिस्टेंस डी एक्स लिखोगे, कितना, एक रोटेशन में, एक रोटेशन से कितना जाएगा, 2 पाई आर जाएगा। तो माइनस एफ एस मल्टीप्लाई 2 पाई आर, ये क्या रहा, नेगेटिव वर्डन। तो टोटल वर्डन बाय फ्रिक्शन ये हो जाएगा प्लस एफ एस 2 पाई आर और माइनस एफ एस 2 पाई आर, दोनों का सम क्या हो जाएगा, 0। ये भी लिख लो, दोनों का सम हो गया तुम्हारा 0। ठीक है, तो लिख लो हैंस, अगर आप चेंज करके लिख लो हैंस एज total work is done only by mg, hence comma दे दो, as total work done is done by only mg, so in this case we will apply conservation of energy principle, conservation of mechanical energy principle, that is k plus u is equal to constant. Conservation of mechanical energy principle, that is k plus u is equal to constant, k plus u is equal to constant हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अभी इसको पहले हम लोग डायनामिक्स को देखते हैं, उसके बाद हम लोग एनर्जी वाले पार्ट को देखेंगे। तो डायनामिक्स लिख के डैश दे दो, इसका एसीएम अल्फा ये सब फाइंड करना होगा। तो पहला व्यू जो होगा हम लोग का डायनामिक्स, तो डायनामिक्स हम लोग देखेंगे क्या है इसका डायनामिक्स। तो डायनामिक्स में सबसे पहले ट्रांसलेशनल देख लो, हो तो रहा है दोनों मोशन ना, ट्रांसलेशनल भी और रोटेशनल भी। तो पहले क्या देख लेंगे हम लोग, ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशनल में क्या देख रहे हो, ट्रांसलेशनल में देख रहे हो नॉर्मल इधर है, एम जी कॉस थीटा इधर है, और एम जी साइन थीटा इधर है, नॉर्मल इधर हो गया, और स्टैटिक फ्रिक्शन इधर है, यही देख रहे हैं। और एसीएम, एसीएम इधर है, एसीएम। तो अब एसीएम के डायरेक्शन में फोर्स लिख देते हैं, तो एम जी साइन थीटा माइनस एफ एस इक्वल टू मास इंटू एसीएम, और नॉर्मल को कौन बैलेंस कर रहा होगा, एम जी कॉस थीटा। हो गया हमारा ट्रांसलेशनल का डायनामिक्स। क्लियर, सबको क्लियर है। रोटेशनल का डायनामिक्स लिख देते हैं। अगर रोटेशनल का डायनामिक्स लिखोगे तो ये रहा ऐसे, नॉर्मल यहाँ से ऐसे पास कर रहा है, एम जी एक ही एम जी रखो क्योंकि उसका तो सेंटर ऑफ मास के बाद भी टॉर्क लिखेंगे, और ये एफ एस का यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, आर। तो अब लिखोगे टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो इधर ही अल्फा आएगा, तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास में नॉर्मल एम जी का टॉर्क आएगा नहीं, एफ एस का आएगा, और एफ एस मल्टीप्लाई आर, यही टॉर्क लिखोगे, और वो क्या होगा, आईसीएम मल्टीप्लाई अल्फा, और आईसीएम कोई सा भी बॉडी है, एम के स्क्वायर लिख सकते हैं ना,
तो ये आ गया तुम्हारा एफ एस इज इक्वल टू एम के स्क्वायर अल्फा बाई आर। ये आ गया थर्ड इक्वेशन। अब जो पहले करते थे हम लोग, इट बॉडी के पास ट्रांसलेशनल भी है और रोटेशनल भी है, दोनों में लिंक तो होगा ही कुछ ना कुछ। क्या है? प्योर रोलिंग है ना। तो उसको हम लोग करते थे कांस्टेंट से, कि कुछ तो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट कुछ तो होगा। तो चूंकि प्योर रोलिंग है, तो इस पॉइंट का ट्रांसलेशनल वेलोसिटी वीसीएम है और रोटेशनल वेलोसिटी जो टेंजेंशियल में आएगा आर ओमेगा। और प्योर रोलिंग है, तो प्योर रोलिंग में ये तो लिखना ही पड़ेगा ना कि वीसीएम क्या होगा, आर ओमेगा। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डी बाई डी टी ऑफ वीसीएम, आर बाहर हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा। ये क्या देगा, एसीएम, और ये क्या देगा, अल्फा। तो एक और इक्वेशन आ गया कांस्टेंट से, एसीएम और आर अल्फा दोनों क्या रहेगा, सेम। तो अब कुछ नहीं, सबको कंबाइन करेंगे। तो पहले इतना कॉपी कर लो। मैंने अपने करियर में देखा है कि जिसका दिमाग अच्छा चलता है ना, उसका हो जाता है, कम पढ़ने से भी हो जाता है। और जिसका दिमाग अच्छा नहीं चलता है ना, उसको पढ़ना ज्यादा पड़ता है, उसका भी हो जाता है। तो जिसका दिमाग अच्छा चलता है ना, वो सबका आईटी हो जाता है। कम भी पढ़ने वाला बच्चे को हो जाता है, मेन दिमाग का ही है। तो अभी फिलहाल मैं इधर वाला को मिटा देता हूँ, इक्वेशन यूज करता हूँ, देखो। सबसे पहले इसमें और यहाँ एम जी साइन थीटा फ्रॉम फर्स्ट, एम जी साइन थीटा माइनस एफ एस को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ। एफ एस क्या है, एम के स्क्वायर बाई आर, और अल्फा को यहाँ से लिख दो, अल्फा क्या हो जाएगा, ए सी एम बाई आर, क्योंकि हमारा भी कंसर्न है ए सी एम फाइंड करना। इज इक्वल टू, इज इक्वल टू क्या था, एम इंटू ए सी एम, एम इंटू ए सी एम। तो एम तो कैंसिल हो गया, उधर ले जाओ, ए सी एम कॉमन ले लो, तो 1 + के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, नहीं। और इधर क्या बच जाएगा, जी साइन थीटा। तो ए सी एम आ गया जी साइन थीटा। ये स्टैंडर्ड है, याद रखोगे। ये पूछेगा ये सोच के कि ये वैल्यू तुमको याद रहता है, और ऐसे याद रखना। अगर फ्रिक्शन नहीं रहता, रोटेशन करता क्या, नहीं, तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाता है, जी साइन थीटा। रोटेशन के रीजन से 1 + के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। एटूड मशीन में रोटेशन वाला ऐसे ही आया था, याद है। ए सी एम वहां पे भी ए जो लिखे थे वो उसमें आया था तुम्हारा, प्रोडक्ट ऑफ हायर मास माइनस लोअर मास अपॉन टोटल मास मल्टीप्लाई जी पहले होता था, अब एक्स्ट्रा आ गया था क्या, 1 + के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया था, आया था ना। तो वैसे उसको भी याद रखोगे, इसको भी याद रखोगे, एक्सेलेरेशन को। तो सबसे पहले तो एक्सेलेरेशन हम लिख दिए, ये तो हमारा हो गया, ए में कर लो। दूसरा, अब हमको एफ एस को फाइंड करना है, तो एफ एस तो यहाँ से भी फाइंड हो जाएगा। तो अब एफ एस को लिख सकते हो एम के स्क्वायर अपॉन आर, और अल्फा का वैल्यू था ए सी एम बाई आर। तो एफ एस हो जाएगा एम के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई ए सी एम, और ए सी एम का वैल्यू पुट कर दोगे, तो एम के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और ए सी एम था जी साइन थीटा डिवाइड बाई 1 + के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर अंदर जाएगा, जाएगा ना। तो ये बना देगा 1 + आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर, ये उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। एसीएम में 1 + के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होता है, और एफ एस में 1 + उल्टा आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। तो ये भी स्टैंडर्ड है, ये भी सोच के ऐसा बोलेगा कि तुमको ये क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट कि ये वैल्यू तुमको याद है, कि पुट करो और सीधे निकाल लो। जेई मेन और नीट में पूछेगा तो डायरेक्ट करना होगा तुमको। एफ एस भी याद रखोगे। अब देखो यहाँ पे एफ एस तुम्हारा म्यू एम जी कॉस थीटा नहीं है, यहाँ गलती करते हो तुम लोग। एफ एस म्यूवेन होता है, लेकिन वो एफ एस का क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। और यहाँ एफ एस होता क्या है, इट इज ए सेल्फ एडजस्टिंग वेरिएबल फोर्स
जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही लगता है। तो क्या एफएस पूछेगा तो म्यूएसएन कर दोगे? नहीं, गलत हो बात है ना, वो गलत हो जाता है और तुम लोग यही ज्यादा कर देते हो। तो यहाँ से याद रखना, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही एडजस्ट करके ये वैल्यू बताएगा। हाँ, फिर अगर हमको म्यू का अगर फाइंड आउट करना है तो हम वो कर सकते हैं, इधर मिटाऊं उस साइड में, इधर तो मिटा सकते हैं ना। अब अगर हमको म्यू का भी पूछेगा कि म्यू मिनिमम कितना होना चाहिए, तो यहाँ से यूज करोगे कि एफ एस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू व्हाट, म्यू एस एन। ये तो जानते हैं हम लोग, जानते हैं। अब एफ एस का वैल्यू यहाँ से उठा लो, एम जी साइन थीटा डिवाइड बाई 1 + r² अपॉन के स्क्वायर लेस देन म्यू एस एन। और एन का वैल्यू कितना, एम जी कॉस थीटा। एम जी कैंसिल, तो tan थीटा और डिवाइड बाई 1 + r² अपॉन के स्क्वायर। इससे हमेशा बड़ा होना चाहिए किससे, इससे हमेशा बड़ा होना चाहिए म्यू एस को, तभी प्योर रोलिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो कुछ प्रॉब्लम इस पे पूछेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी सी इंपॉर्टेंट है। म्यू एस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू tan थीटा डिवाइड बाई 1 + r² बाई के स्क्वायर। डायरेक्ट प्रॉब्लम मिलेगा। यहाँ तक क्लियर। अब वापस आते हैं, पूछेगा यहां से यहां में जल्दी कौन आएगा। अब यहाँ देखो, डिस्प्लेसमेंट तो फिक्स ही है यहां से यहां तक में, एक्स है ना। ट्रांसलेटरी मोशन को देखो, जिसका एक्सेलेरेशन ज्यादा होगा वो जल्दी नहीं पहुंच जाएगा, हाँ। और एक्सेलेरेशन किसका ज्यादा होगा, जिसका k² / r² सबसे कम हो। नहीं, तो याद करो सबसे कम किसका था, रिंग का mr² इक्वल टू mk²। तो k²/r² क्या था रिंग का, 1। जैसे उसको नेक्स्ट पॉइंट में ऐसे करके लिख लो, टाइम टू रीच बॉटम, टाइम टू रीच बॉटम। इधर मैं मिटा देता हूँ, टाइम टू रीच बॉटम। देखो रिंग का टाइम टू रीच बॉटम हेडिंग दे दी है ना। रिंग का k²/r² क्या था, 1। डिस्क का k²/r² क्या था, 1/2। हॉलो स्फेयर का k²/r² क्या था, 2/3। और सॉलिड स्फेयर का k²/r² क्या था, 2/5। सबसे बड़ा कौन है, रिंग। ये देखो, ये है 1, ये है 0.5 और ये है 0.6 और ये है 0.4। दिख गया। सबसे बड़ा k²/r² अगर देखोगे तो ऑर्डर है रिंग का सबसे बड़ा, देन हॉलो स्फेयर है ना, देन डिस्क और देन स्फेयर है। तो जिसका k²/r² सबसे बड़ा, उसका एसीएम क्या हो जाएगा, सबसे छोटा। तो अब एसीएम देखोगे, एसीएम तो एसीएम का ऑर्डर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना। रिंग का, हॉलो स्फेयर का, डिस्क का और स्फेयर का। सबसे जो बड़ा एसीएम किसका आएगा, स्फेयर का। सबसे पहले कौन आएगा, जैसे लिख देते हैं, टाइम निकाल लेते हैं, पहले यहाँ तक लिख लो, टाइम निकाल देते हैं हम लोग, टाइम कितना आता है। इसीलिए ये बहुत पूछता है, देखो कितना सारा कॉन्सेप्ट है, जबकि भी डायनामिक्स ही चल रहा है, एनर्जी वाला पार्ट नहीं आया। तो मान लो टी टाइम लग रहा है, तो एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे, हाफ एसीएम मल्टीप्लाई टी स्क्वायर। यू तो जीरो है, तो टी का वैल्यू क्या होगी, टी का वैल्यू आ गया 2x अपॉन एसीएम का क्या, रूट।
जिसका एसीएम ज्यादा उसका टाइम क्या सबसे कम। तो सबसे कम टाइम किसका लगेगा? स्फेयर का। और टाइम सबसे ज्यादा किसको लगेगा? रिंग का। तो टाइम का ऑर्डर लिखोगे तो टाइम का ऑर्डर, टाइम ऑर्डर मतलब टाइम ज्यादा किसका? रिंग का। रिंग का टाइम ज्यादा होगा। देन हॉलो स्फेयर का। देन टाइम ज्यादा मतलब वो जल्दी नहीं आएगा, ये याद रखना, वहां पे भी दिक्कत का हो जाता है। टाइम ज्यादा मतलब लेट से आना, और टाइम कम मतलब जल्दी आना। इसके बाद फिर क्या? डिस्क। और उसके बाद फिर क्या? स्फेयर। अगर रीच फर्स्ट ऑर्डर देख रहे हो तो फिर ये क्या हो जाएगा? उल्टा। सबसे लेट में आएगा रिंग, देन हॉलो स्फेयर, देन डिस्क, और सबसे पहले आ जाएगा स्फेयर। टाइम रीच ऑर्डर। तो ये पूछते रहता है कौन पहले आएगा। फिर कभी पूछ देगा कि एक T1 टाइम है जब प्योर ऑल है, और एक T2 टाइम है कि फ्रिक्शन ही नहीं है, जस्ट स्लाइड करके आ गया। तो T1 मैं उसको कहाँ लिखूं, उधर मिटा दूं? वो भी पूछ देगा दोनों का रेशियो बता दो। तो जब फ्रिक्शन नहीं है तो एक्सेलेरेशन क्या है? ओनली जी साइन थीटा। और जब फ्रिक्शन है, प्योर ऑलिंग है, तो एक्सेलेरेशन मालूम ही है। नहीं, तो T1 टाइम है, देगा ऐसा कि T1 टाइम है फॉर प्योर ऑलिंग, और T2 टाइम है विदाउट फ्रिक्शन, मतलब ओनली ट्रांसलेशनल। तो T1 क्या लिखोगे? T1 देखो वहां T लिख दिया है, 2x डिवाइड बाई एसीएम कितना था? एसीएम था जी साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, इसी का लिखोगे। और T2 क्या लिखोगे? T2 लिखोगे 2x डिवाइड बाई ओनली जी साइन थीटा, यही ना। तो T1 बाई T2 अगर तुमसे पूछेगा, या T2 बाई T1 कर दो, तो दिस वन डिवाइड बाई दिस वन, बचेगा क्या? क्या बचेगा? जी साइन थीटा चला जाएगा ना ऊपर। हाँ, जी साइन थीटा भी तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। 1 डिवाइड बाई ना, देख लो तो, एक्स बाई थीटा और डिवाइड बाई एक्स बाई थीटा, और इधर रह जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर, तो ये कैंसिल, हाँ 1 बाई में बचे, 1 बाई में बचेगा ना। तो कभी कभी ये भी पूछ देगा, तो वो भी कर लेंगे हम। बोल देगा एक बार ओनली प्योर रोलिंग है और एक बार ओनली ट्रांसलेटरी मोशन है, फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन नहीं है तो एक्सलेशन कितना? जी साइन थीटा। तो ये भी पूछेगा, तो एक तो पूछेगा कौन जल्दी पहुंचेगा, एक पूछेगा एक्सलेशन बता दो, एक पूछेगा टाइम का रेशियो। ये सब देख रहे हो, बहुत सारा कुछ पूछ सकते हैं। एसीएम याद रखोगे, एक पूछेगा म्यू वैल्यू, थीटा दे देगा और बॉडी दे दिया, और बोला कितना मिनिमम म्यू जरूरत है, तो यहाँ से पूछ दिया। तो सब स्टैंडर्ड में है, और स्टैंडर्ड में जेई मेन में पूछेगा सीधे, और फाइंड आउट करोगे, देख रहे हैं कितना टाइम लग रहा है। तो ये याद रखना, सबका पहलू रट्टा मार लेना, और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, कॉन्सेप्ट जानते हो बना लोगे, वो एडवांस में इसमें कुछ चेंज करके कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन कराएगा। लेकिन जेई मेन ये सोच के पूछेगा, या नीट ये सोच के पूछेगा कि ये सब डाटा तुमको याद है। समझ गए? तो कॉपी कर लो, यहाँ तक मैं बिठा देता हूँ अब। एनर्जी पार्ट ये था एच। तो अब हम लोग एनर्जी पार्ट पे वर्क करेंगे।
किस पे वर्क करेंगे? एनर्जी पार्ट पे। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि क्या है, यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स का ही वर्डन है। तो ये रहा तुम्हारा इनिशियल, और यहाँ पे अगर आएगा तो कुछ वेलोसिटी रहेगा और कुछ ओमेगा रहेगा, और ये रहा फाइनल। ठीक है, तो क्या चलेगा अब? इनिशियल फाइनल लिख रहे हैं। अब यहाँ ऑलरेडी लिख चुके हो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिख सकते हैं। रेफरेंस लेवल यही ले लो। कार्डिक एनर्जी इनिशियली क्या दिख रहा था? जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? mgh। इस हाइट पे है तो नहीं। कार्डिक एनर्जी यहाँ देखोगे तो कार्डिक एनर्जी बताया था लिखने का तरीका, रोटेशन का भी और ट्रांसलेशनल का भी। ये याद रखना कि अगर जनरल कोई भी मोशन है तो कार्डिक एनर्जी सिस्टम का ऐसे लिखा जाता है, कार्डिक एनर्जी अबाउट सेंटर ऑफ मास और प्लस कार्डिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और कुछ पूछा है तो विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? ग्राउंड। ये टर्म याद रखोगे। तुम लोग को रिड्यूस मास कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उस समय, देखो लिखा था, ये वाला टर्म लिखा था उस दिन भी। कार्डिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कार्डिक एनर्जी अबाउट द सेंटर ऑफ मास, और कार्डिक एनर्जी, अब सेंटर ऑफ मास पे अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो डेल्टा लगाओगे, तो ये टर्म मैंने वहां जीरो कर दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी कोई भी मोशन हो रहा है तो एक बार सेंटर ऑफ मास पे चले जाओ, देखो सेंटर ऑफ मास पे जाओगे तो ट्रांसलेशनल दिखेगा नहीं, रोटेशनल दिखेगा। हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर लिख दो। और दूसरे बार जिसके अबाउट भी पूछा है, या वो कोई मोशन में भी है या ग्राउंड पे है, तो दूसरे बार उसको ग्राउंड पे या मोशन में है तो यहाँ पे कार्डिक एनर्जी ऑफ सिस्टम अबाउट ए रहेगा, और फिर फाइनली यहाँ पे कार्डिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट द ए हो जाएगा। जैसे यहीं पे अगर लिख लो कि कार्डिक एनर्जी ऑफ सिस्टम अबाउट ए, तो हम कार्डिक एनर्जी अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस कार्डिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ए लिख देंगे और हमारा काम हो जाएगा। वो लिख के मैं दिखाऊंगा आगे। ठीक है, तो फाइनल कार्डिक एनर्जी लिखना है तो सबसे पहले सेंटर ऑफ हाफ ICM ये लिखेंगे। आ रहा हूँ पानी पी के, लिखो इसको। लिख लिए? ये जो लिखा है क्लियर है ना? सेंटर ऑफ मास के बाद हाफ ICM इंटू ओमेगा स्क्वायर, और सिर्फ सेंटर ऑफ मास का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हाफ m BCM का स्क्वायर। mgh हाफ ICM क्या लिखोगे? m के स्क्वायर लिख देते। हाँ बोलो, प्योर रोलिंग है, पहले ये तो लिखना सीख गए हम। यही है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का सम कितना है? mgh है। तो इसी को पूछेगा कि पहले तो VCM पूछ देगा या ओमेगा पूछ देगा, तो चलो लिख लेते हैं mgh हाफ m k स्क्वायर, और ओमेगा को क्या लिख सकते हो? v बाई आर, तो VCM स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस m हाफ m VCM का स्क्वायर। तो हाफ m VCM का स्क्वायर अगर कॉमन ले ले हम यहाँ पे, तो 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और यही mgh हो गया। तो अगर कोई पूछेगा कि ट्रांसलेशनल एनर्जी टोटल एनर्जी का कितना पार्ट है, तो यहाँ से बता सकते हैं ना, दिस वन इज योर व्हाट? टोटल एनर्जी, यही है ना? टोटल एनर्जी का ट्रांसलेशनल एनर्जी कितना पार्ट है, तो जैसा बॉडी है k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर पुट कर दो, मिल जाएगा। रिंग है तो हाफ ट्रांसलेशनल हो गया और हाफ ही रोटेशनल हो गया। डिस्क है तो k स्क्वायर बाई स्क्वायर क्या हो गया? 1/2, तो 1 प्लस 1/2 क्या हो गया? 3/2, तो 2/3 हो गया ट्रांसलेशनल पार्ट।
तो फिर 1/3 हो जाएगा रोटेशन। ये वाला हो गया टोटल कार्डिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है बाद में, यहाँ आ गया ना। कार्डिक एनर्जी मैंने इससे लिखा अभी, देखो इस, तो ये पूछेगा कि ट्रांसलेशनल कार्डिक एनर्जी टोटल एनर्जी का कितना पार्ट है, ऐसा पूछेगा, तो बता सकते हो ना। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। अब सबको अगर मान लो कि मैं अब रोटेशनल में ही चेंज कर दूं, तो फिर से mgh इक्वल टू हाफ ICM mk² मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर और प्लस हाफ एम VCM को अब क्या लिख सकते हो, VCM को r ओमेगा लिख सकते हो ना, तो r² प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो mgh आ गया हाफ mk² ओमेगा स्क्वायर, अगर कॉमन ले लिया तो इधर 1 आ गया, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा r²/k²। तो ये कौन सा एनर्जी है, दिख रहा है ना, यही तो रोटेशनल एनर्जी है। तो हाफ mk² ओमेगा स्क्वायर mgh डिवाइड बाई 1 प्लस उल्टा आ गया r²/k²। तो यहाँ से कार्डिक एनर्जी कौन सा आ गया, रोटेशनल वाला पार्ट। टोटल एनर्जी का कितना है वो, 1 प्लस r²/k², इसको भी याद रखना है। और अगर VCM पूछ दिया तब तो यहीं से फाइंड आउट कर लो, VCM पूछ देगा तो नहीं बता देंगे। हाँ, ओमेगा पूछ दिया तो VCM मालूम है तो ओमेगा भी मालूम। क्लियर है। कौन सा बना रहे हो पहले, इसको मिटा दे, तुम फोन नहीं लाई हो। ठीक है, मैं यहाँ क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर ट्राई कर लो। देखो, पहला बोला a solid sphere mass same radius r released from the top of the incline having coefficient of friction mu। कैसा है बॉडी, सॉलिड स्फीयर है, रिलीज हो रहा है, रिलीज मतलब यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, 0, टॉप ऑफ द हाइट है, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री है हॉरिजॉन्टल। तो पहला पूछ रहा है द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फीयर इज, एफ का वैल्यू बोल रहा है म्यू mg/√2, म्यू mg/√2, कब, इफ म्यू लेस देन 0.25 होगा। दूसरा पूछ रहा है कि एफ का वैल्यू हो जाएगा √2/7 mg एफ म्यू ग्रेटर देन 0.3। और तीसरा पूछ रहा है वर्डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वर्डन बाय फ्रिक्शन 0 एफ म्यू इज ग्रेटर देन 0.3। और चौथा बोल रहा है वर्डन बाय फ्रिक्शन इज नॉट इक्वल टू 0 एफ म्यू ग्रेटर देन 0.3, ऐसा बोल रहा है। आंसर है 1, 2 और 3। रिजल्ट यूज करना है, बनाओगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा। अब जैसे रोलिंग मोशन है, ये फ्रिक्शन बोल रहा है, तो अगर तुम्हारा म्यू मिनिमम से रिक्वायरमेंट में है, म्यू क्या पढ़े थे, म्यू एस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस r²/k या k²/r, r²/k²। ये होगा तब तो प्योर रोलिंग होगा। तो म्यू 0.1/1 हो गया, और 1 प्लस ये क्या है, स्फेयर है, तो k²/r r² हो जाएगा 2/5, r²/k² हो जाएगा 5/2। तो म्यू ग्रेटर देन 2/7, यही ना, 2/7 मतलब 0.28, ऐसा ही बोलोगे। 0.28 से अगर बड़ा होगा तब तो प्योर रोलिंग होगा, और तब प्योर अगर रोलिंग होगा
तो प्योर रोलिंग में फिर सीधे देख रहे हो रिजल्ट कैसे यूज कर रहा है। एफएस का वैल्यू क्या था, mg साइन थीटा डिवाइड बाई 1 + r² बाई के या k² बाई r। उल्टा था, r² बाई k², ये उल्टा ही होता है, ये सब याद रखना होगा। तो उस केस में एफ एस का वैल्यू एम जी साइन थीटा 1/√2 हो गया, और 1 + k² r² बाई k² 5/2। तो एफ एस का वैल्यू हो जाएगा, वो 2 चला जाएगा तो √2 टाइम्स mg डिवाइड बाई 7। ये कब होगा, प्योर रोलिंग में। और अगर स्लीपिंग होगा तो एफ के हो जाएगा, और एफ के कितना, म्यू एन। तो एफ का वैल्यू हो जाएगा म्यू एन, और एन कितना, एम जी कॉस थीटा लिखोगे। देख रहे हो सब रिजल्ट कैसे यूज कर रहा है। और एम जी कॉस थीटा मतलब एम जी बाई √2। समझ गए। तो यहाँ देखो, अगर 0.25 से छोटा है तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, स्लिपिंग हो जाएगा। तो ये आ गया आंसर। अगर 0.3 से बड़ा है तो फ्रिक्शन फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये भी आ गया आंसर। अगर 0.3 से बड़ा है तो वर्डन बाय फ्रिक्शन जीरो होगा, जानते हैं प्योर रोलिंग है। और अगर 0.3 से बड़ा है तो वर्डन नॉन जीरो होगा क्या, नहीं। तो आंसर क्या हो गया, 1 2। देखे कैसे रिजल्ट पूछ दिए। अगर इसमें डाटा नहीं याद रहता तो इतना जल्दी बनता नहीं। हाँ, मल्टीपल ऑप्शन तो एडवांस का ही रहता है। समझे कैसे डाटा पूछ रहे हैं। हाँ, पूरा इसका रिजल्ट दिमाग में रखना होगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। कॉपी कर लो इसको। तो इसको मिटाऊं। थोड़ा तो अब प्रॉब्लम झेल लो ना, क्या करोगे। लास्ट में आना, लास्ट में यहाँ पे बहुत सारा बुक है अभी, बच जाएगा तो क्या करेंगे, ले जाना सब। अभी थोड़ा तो रुको, फिर मिल जाएगा प्रिंट भी। मैग्नीफायर तो इसीलिए हम लोग कॉपीराइट के चलते बनाए थे। अब बुक छपवा रहे हो तो कुछ तो नाम डालोगे, नहीं तो छापेगा नहीं। तो मैग्नीफायर डाल दिया। मैग्नीफायर का ऑनर कौन, पता नहीं। ढूंढो मैग्नीफायर का ऑनर कौन है। क्योंकि मेडिकल में पूरा बंसल का इन लोग को दिया था, क्योंकि बीएमसी से ज्यादा अच्छा बंसल का नीट का था। तो उन लोगों को बीएमसी का नहीं छपवा के बंसल का ही, खाली बंसल उड़ा के और वहां मैग्नीफायर कर दी। तो वो बंसल वाला देखेगा तो उसको सब मिलेगा लाइन से। लेकिन नेम देखेगा मैग्नीफायर, बोला अच्छा मैग्नीफायर पे केस करेंगे, जाओ करो। कौन है मैग्नीफायर, कहीं बोर्ड वोर्ड है यहाँ पे। हम फोटो तो कोई भी डाल सकता है, बोर्ड यहाँ पे है क्या, नहीं है। मैग्नीफायर का बोर्ड कहीं भी नहीं है, दुनिया में नहीं है। जिसका है उसको पकड़ो, हमको क्या मालूम। तो अब यहाँ पे मोदी जी का फोटो डाल देगा तो मोदी जी ऊपर उसको ढूंढेगा। फोटो तो कोई भी डाल सकता है, इसीलिए तो मैग्नीफायर आया था कि जाओ मैग्नीफायर को पकड़ो। ये जी बहुत दिमाग लगाया गया था, नहीं तो नहीं करने दे रहा था सब। अब मटेरियल कहाँ से मंगवाए, कोविड नहीं होता तो मिलता भी नहीं, तब तो बुक रहता था। कोविड हुआ ना, सारे टीचर्स को, जो एलएन में है या पीएमसी में है, आकाश में है, सबको पीडीएफ देना पड़ा ऑर्गेनाइजेशन को। तो टीचर्स के पास आ गया, उन्हीं लोग से मंगवा लिए हम लोग। उन लोग बीएमसी का मांगा, हम लोग भी दे दिए। इसमें दिक्कत क्या है, और कौन सा जो प्रॉब्लम बनाता है बैठ के, सब तो कहीं ना कहीं से कुछ चेंज वेंज करके डाल देता है अपने मटेरियल में। और बहुत प्रॉब्लम तो देखोगे कि सब में है। 70% सबका सेम ही है, अब बताओ। लेकिन लाइन से कर दोगे तो सब केस कर देता है। और उन लोग के पास दो चार वकील ऐसे बैठा रहता है कॉर्पोरेट में, उनका काम ही है केस करना। टीचर छोड़ के भागा बिना रेजिग्नेशन दिए हुए या बिना नोटिस सर्व किए हुए, केस कर देगा। अब टीचर परेशान है, दौड़ रहा है। फिटजी ने मेरे पे केस किया था तो जानते हो 7 साल तक लगातार लेटर भेजा था, 7 years।
वहां पे छोड़ दिए थे कोलकाता। मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ, पहले क्या पढ़े थे हम लोग, विदाउट फोर्स किए थे, अभी विथ फोर्स कर लेंगे। फोर्स का पोजीशन अलग अलग होगा, पहले आसान वाला ही कर लेंगे। देखो यहाँ म्यू है, अब या तो सेंटर पे भी लग सकता है फोर्स या ऊपर पे भी लग सकता है, तो इसके बाद हम लोग जनरलाइज करके यहाँ से एक्स पे लगा देंगे। अगर अभी कर देंगे तो थोड़ा सा दिमाग जो है वो परेशान हो जाएगा, इसलिए पहले यहाँ पे लगा दो सेंटर पे, एफ लगा दिया। प्योर रोलिंग है, रोलिंग में प्योर रोलिंग ही करेंगे हम लोग, इन प्योर का तो ज्यादा पूछेगा ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ही फिर कम हो जाएगा, फ्रिक्शन जो है काइनेटिक हो जाएगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन तो कांस्टेंट होता है, फिर प्रॉब्लम आसान हो जाएगा। तो ऐसा हो रहा है तो डायनामिक्स ही कम करना है। प्योर रोलिंग है तो इसका एसीएम इधर ही होगा, और फ्रिक्शन देखो यहाँ पे, अगर सेंटर पे फोर्स लगाओ तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट, नॉर्मल यहीं से है, एमजी यहीं से है, और फोर्स लगाओगे रोटेशन तो होगा, तो किधर फ्रिक्शन लगेगा, प्योर रोलिंग है। या याद करो, या एक बार एक काम कर लो, दोनों को कर लो यहीं पे, उस बात को भी समझ जाओ। सपोज यहाँ पे फोर्स लगा दिया यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे, उसको भी समझ जाओ यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे लगा रहे हो, तो इसका रोटेशनल भी एक्टिविटी जनरेट करेगा इस पॉइंट का, विथ रिस्पेक्ट टू क्रॉस, रोटेशन से किधर जाएगा, इधर जाएगा, और ट्रांसलेशनल एक्टिविटी से किधर जाना चाहेगा, आगे जाना चाहेगा। इस फोर्स का दोनों इफेक्ट है ना, इस फोर्स का अगर रोटेशनल इफेक्ट देखे तो ये वाला पार्टिकल पीछे जाना चाहेगा, और ट्रांसलेशनल इफेक्ट देखे तो ये वाला पार्टिकल आगे जाना चाहेगा। जो डोमिनेंट कर जाएगा उसी के अकॉर्डिंगली फ्रिक्शन एक्ट होगा। अगर ट्रांसलेशनल डोमिनेंट कर गया, चाह रहा है, जा नहीं रहा है, प्योर रोलिंग है ना, जाना चाह रहा है आगे, डोमिनेट कर गया, तो फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, पीछे। अगर जाना चाह रहा है पीछे, तो फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, आगे। और यहां से जितना ऊपर करोगे टॉर्क क्या हो जाएगा, ज्यादा, एक्स का वैल्यू बढ़ने लगेगा ना, ये एक्स का वैल्यू जितना ऊपर बढ़ाओगे उतना ही रोटेशनल क्या होगा, बढ़ेगा। ट्रांसलेशनल तो एक ही रहेगा, यहाँ लगाओ कि यहाँ लगाओ कि यहाँ लगाओ, कि टॉप पे लगा दो, ट्रांसलेशनल चेंज करेगा क्या, नहीं। लेकिन इससे जितना डिस्टेंस ऊपर लगाते जाओगे उतना ही इस पार्टिकल का टेंडेंसी पीछे की तरफ ज्यादा होने लगेगा। तो याद रखना, अगर टॉप पे लगा दोगे ना, तो कभी भी पार्टिकल का टेंडेंसी फॉरवर्ड नहीं रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, बैकवर्ड। तो टेंडेंसी बैकवर्ड, तो फ्रिक्शन किधर, अपवर्ड। अब जब नीचे ला रहे हो तो फिर रोटेशनल कम हो रहा है, वो एक्स पे डिपेंड करेगा कि कितना है, वो आगे वाले केस में करेंगे। और सेंटर पे जब लगा देते हो तो रोटेशनल ही तो सीज हो गया, तो टेंडेंसी ज्यादा क्या बचा। तो जब सेंटर पे किसी भी बॉडी है, कैसा भी केस को आ रहा है, अगर सेंटर पे लगा दिए ना, तो इसका टेंडेंसी फिक्स है कि फॉरवर्ड ही रहेगा। तो उन सारे केसेस में फ्रिक्शन की इधर बैकवर्ड, आंख बंद करके लगा सकते हो। किसी भी बॉडी के सेंटर पे लगा दिया फोर्स ना, और प्योर रोलिंग है, तो टेंडेंसी ज्यादा बढ़ जाएगा किधर, फॉरवर्ड, तो फ्रिक्शन बैकवर्ड। और अगर फॉरवर्ड लेके भी बना दोगे ना तो खुद से माइनस आ जाएगा, तो ऐसे केसेस में दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर तुमसे सीधे पूछ रहा है, बस इतना ही पूछ रहा है क्वेश्चंस में बना के, जैसे ऐसा क्वेश्चंस पूछा हुआ है कि सेंटर पे लगा दिया और पूछा क्या कि फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट डाउन ये सरफेस इन विच डायरेक्शन, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, तो बनाएंगे, टाइम लगेगा ना। हम कॉन्सेप्ट जानते हैं कि सेंटर पे लगा देने पे ज्यादा टेंडेंसी पार्टिकल्स का किधर चला गया, ट्रांसलेशनल का, फॉरवर्ड, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, बैकवर्ड। समझ गए, ये क्लियर है अब बात। तो ऐसे ही थिंक करोगे, तो यहाँ पे अगर हमारा सेंटर पे है तो फ्रिक्शन किधर लगा दे, पीछे, और कौन सा, प्योर रोलिंग है, टेंडेंसी है ना, रिलेटिव मोशन तो नहीं, तो कौन सा फ्रिक्शन,
स्टैटिक। ये बात क्लियर है? बोलो। और स्टैटिक फ्रिक्शन टॉर्क कैसा जनरेट कर देगा? ऐसा, और करना भी पड़ेगा क्योंकि प्योर रोलिंग है तो एसीएम इधर है, तो आर अल्फा इधर होना चाहिए, नहीं तो प्योर रोलिंग कभी होगा नहीं होगा। क्लियर? नॉर्मल ऊपर और एमजी नीचे, यहाँ एफ। तो अब हो क्या रहा है? ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, रोटेशनल मोशन हो रहा है, दोनों का डायनामिक्स लिख डालो, कांस्टेंट दिख रहा है, इक्वेशन काम खत्म। तो पहले ट्रांसलेशनल लिख डालो। ट्रांसलेशनल में क्या है? एफ माइनस एफ एस मास इंटू एसीएम। बात क्लियर? और एन इज इक्वल टू व्हाट? एम जी। रोटेशनल में देखोगे तो सेंटर ऑफ मास, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, एफ एस मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू आई सी एम। आई सी एम लिख दो एम के स्क्वायर और मल्टीप्लाई अल्फा। तो एफ एस का वैल्यू हो गया एम के स्क्वायर अल्फा अपॉन आर। अब कंस्ट्रेंट, एक और क्या आएगा? कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट दिख ही रहा है, एसीएम क्या होगा? आर अल्फा। काम हो गया, लिख डालो उसको। सॉल्व भी कर लेंगे। एफ माइनस एफ एस का वैल्यू देख लो, हो जाएगा एम के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई ए सी एम, और एम इंटू ए सी एम। तो ए सी एम अगर कॉमन ले लोगे तो 1 + k² बाई आर स्क्वायर, और इधर आ जाएगा एफ। तो ए सी एम आ गया तुम्हारा एफ डिवाइड बाई 1 + k² अपॉन आर स्क्वायर। ए सी एम आ गया। इसका डाटा याद नहीं रखोगे, बना लोगे, बट रोलिंग मोशन और इंक्लाइंड प्लेन का डाटा याद रखो। इसमें ये कॉन्सेप्ट था कि हाउ फ्रिक्शन विल एक्ट बैकवर्ड if force is applied on the center of mass of body. इसको मिटा दे। एक ये तो कुछ नहीं है, अब एसीएम फाइंड कर लिया, एफएस भी यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, आ जाएगा। ये पूछेगा तो फिर से वही काम कर लो। अब इसी में हम लोग थोड़ा ऊपर फोर्स लगा देंगे, एक्स डिस्टेंस पे लगाएंगे ऊपर, और फिर काम करेंगे। तो अब बहुत सारा काम कर सकते हो बुक का, तो देखना। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ नहीं, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे हम लोग फोर्स लगा देंगे। तो इस केस में ये नहीं मालूम चलेगा कि फ्रिक्शन आगे लगेगा या पीछे, तो हम लोग किधर भी लेके बना लेंगे, वो खुद से बता देगा कि प्लस है तो आगे और माइनस है तो पीछे। कैसे, देखो अभी बनाते हैं। अब ये x कितना होगा, उसको x अगर r कर दोगे तब तो फिक्स हो जाएगा कि रोटेशनल बढ़ जाएगा तो फ्रिक्शन आगे। बट अभी x हमारा जनरलाइज है, तो किधर भी लगा लो। सपोज आगे ही लगा दिया एफ एस, रोलिंग है, प्योर रोलिंग है तो एफ एस ही लगेगा। नॉर्मल किधर हो गया? ऊपर। और एम जी किधर हो गया? नीचे। इसका कुछ ट्रांसलेशनल मोशन ऐसा रहेगा, ये टॉर्क जनरेट करेगा क्लॉकवाइज और ये टॉर्क जनरेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज। प्योर रोलिंग है तो अल्फा तो ऐसे ही लिखोगे ना, तभी तो इधर एसीएम और इधर आर अल्फा आएगा, तभी तो आएगा। तो टॉर्क हम क्लॉकवाइज ही लिखेंगे। तो अब डायनामिक्स लिख डालते हैं, देखो कैसे लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर डायग्राम में? हाँ। ट्रांसलेशनल का इक्वेशन लिख दो। क्या लिखोगे? एफ प्लस एफ एस इक्वल टू मास इंटू एसीएम, और नॉर्मल को कौन बैलेंस करेगा? एम जी। ट्रांसलेशनल हो गया। रोटेशनल लिख दो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, टॉर्क के अबाउट सेंटर ऑफ मास। ये देखो एफ मल्टीप्लाई एक्स क्लॉकवाइज होगी, एफ एस का आ जाएगा उल्टा, इसलिए माइनस एफ एस मल्टीप्लाई आर, और वो क्या होगा? एम के स्क्वायर मल्टीप्लाई अल्फा। टॉर्क का जो डायरेक्शन है अल्फा का ही वही डायरेक्शन, इसीलिए मैंने इसको प्लस लिया और इसको माइनस लिया। तो ये हो गया थर्ड इक्वेशन। और कंस्ट्रेंट है ए सी एम इक्वल टू आर अल्फा। अब हम लोग काम कर सकते हैं, तो इसका काम खत्म हो गया। अब कैलकुलेशन,
यहाँ तक लिख लो। तो देखो इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। एफ एस का वैल्यू तो यहाँ उठाना ही पड़ेगा, तो एफ प्लस यहीं पे ले आओ एफ एस का वैल्यू को, तो एफ एक्स माइनस आर, और एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम इंटू ए सी एम माइनस एफ, यही हो जाएगा ना। देखो एफ एस का वैल्यू यहाँ से उठा लिया, आर से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू एम के स्क्वायर, और अल्फा का वैल्यू तो ए सी एम बाई आर लिख सकते हैं ना, आर से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, तो एफ माइनस एम इंटू एफ एक्स माइनस हो जाएगा ना, एफ एक्स बाई आर माइनस एम इंटू ए सी एम, और प्लस एफ हो जाएगा डिवाइड बाई एम के स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू ए सी एम। ठीक है, उधर ले जाओ, एम इंटू ए सी एम कॉमन हो जाएगा, तो 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और इधर बच जाएगा क्या, एफ एक्स बाई आर प्लस एफ माइनस, हाँ प्लस हो जाएगा, ठीक लिख रहे हैं ना सब। हाँ ठीक है, तो एसीएम कितना आ गया, एसीएम आ गया तुम्हारा एफ प्लस एफ एक्स बाई आर डिवाइड बाई 1 प्लस, मास भी रहेगा, 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अगर एक्स जीरो कर दो तो ये पिछला वाला है, एक्स जीरो कर दो, देखो पिछला वाला यही था ना, यही था, तो एसीएम लिख दिया। अब फ्रिक्शंस को लिख देते हैं इससे पहले से, तो फ्रॉम फर्स्ट, बस काम करना है और इसमें है नहीं कुछ, फ्रॉम फर्स्ट एफ प्लस एफ एस इज इक्वल टू मास इंटू ए सी एम, तो मास इंटू ए सी एम आ जाएगा एफ प्लस एफ एक्स बाई आर डिवाइड बाई 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो एफ एस का वैल्यू हो जाएगा एफ प्लस एफ एक्स बाई आर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस एफ। अब एफ अगर कॉमन ले लोगे तो एफ कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस एक्स बाई आर और -1 माइनस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये कट जाएगा, तो एफ एस हो जाएगा एफ एक्स बाई आर माइनस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब देखो ये एफ एस ना पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, जैसे देखो एक्स जीरो कर दिया तो फ्रिक्शन क्या हो गया, नेगेटिव, यहाँ लगा दोगे तो फ्रिक्शन हमेशा आगे नहीं, कोई भी बॉडी है हमेशा किधर लगेगा, पीछे, ये भी बता रहा है। एक्स आर कर दो, तो एक्स आर कर दिया, ये क्या हो गया 1, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर मैक्सिमम क्या होता है 1, तो उस केस में फ्रिक्शन क्या हो जाएगा 0, लेकिन बाकी सारे केसेस में वो हमेशा तो 1 से छोटा होता है ना, तो बाकी सारे केसेस में एफ एस का वैल्यू क्या रहेगा, पॉजिटिव, तो टॉप पे लगा दोगे, रिंग है तो उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन का जरूरत ही नहीं है, खुद से ही प्योर ऑल होगा, एफ एस का वैल्यू क्या 0, लेकिन रिंग के अलावा कोई बॉडी है तो टॉप पे लगाए हो
तो स्टैटिक फ्रिक्शन पॉजिटिव ही रह गया, मतलब किधर लगेगा, आगे लगेगा, खुद बता रहा है सब। तो पहले यहाँ तक लिखो, फिर केस वाइज कर लेते हैं। खुद बता रहा है ना ये। देखो जेई मेन के लिए याद रख लो तो अच्छा है। हाँ एक्सलेशन का भी, एडवांस में तो जरूरत नहीं है। एडवांस देने जाओगे तो डायरेक्ट रिजल्ट पे कुछ नहीं पूछेगा, मैक्सिमम पूछेगा वही रोलिंग मोशन और इंक्लाइंड प्लेन, वो डायरेक्ट रिजल्ट पे पूछेगा। बाकी ये सब प्रॉब्लम देके पूछे तो उसमें टाइम देगा, तो ये सोचेगा कि इतना बनाए तो उतना टाइम देगा। स्टैंडर्ड एडवांस के लिए इसमें बस एक ही है, रोलिंग मोशन और इंक्लाइंड प्लेन, बाकी और कोई स्टैंडर्ड नहीं। जेई मेन के लिए अगर ये याद रख के जा रहे हो तो अच्छा है, या नीट के लिए भी, नीट के लिए भी याद करके जा रहे हो तो अच्छा है। बाकी कुछ नहीं है, डायनामिक्स से काम करना है, ट्रांसलेशनल रोटेशनल कंस्ट्रेंट, बस इक्वेशन लिखते जाओ, मोनोटोनस है, काम हो जाएगा। तो केस फर्स्ट कर लो, x0 उसमें फिक्स है, इधर मिटा दो लेफ्ट साइड में, चलो इधर लिख लेता हूँ। केस फर्स्ट x और x इज इक्वल टू 0। अगर x 0 हो जाएगा, अगर x 0 हो जाएगा तो फ्रिक्शन हमेशा किधर लगेगा, पीछे। लिख लो, fs will act always backward, एंड fs का वैल्यू जो पहले भी लिखे थे हम लोग, x 0 कर दोगे तो fs का वैल्यू हो जाएगा f डिवाइड बाई के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, से ऊपर नीचे डिवाइड कर दोगे तो 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। यही आया था ना वहां पे भी, हाँ आया था। केस 2 फॉर x इज इक्वल टू आर, एक्स आर कर दो तो इसमें फॉर रिंग एफ एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। बट फॉर अदर देन रिंग, आर कर दिया 1, तो 1 माइनस 1 से छोटा क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो फॉर अदर देन रिंग एफ एस विल एक्ट ऑलवेज फॉरवर्ड, ऑलवेज फॉरवर्ड। और अगर रिंग है तो एफ एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। एक बार भी मेल में पूछा है, रिंग था, फोर्स लगा दिया ऊपर, बोला एफ एस का वैल्यू क्या होगा, क्या हो जाएगा, 0। फ्रिक्शन है, इवन विदाउट फ्रिक्शन लेस सरफेस पे भी प्योर रोलिंग कर लेगा, क्योंकि जरूरत है क्या, नहीं। अगर रिंग है तुम्हारा और फ्रिक्शन, तो कल मेनली एंगुलर मोमेंटम में स्टार्ट करेंगे, इस पे इस पे और कुछ प्रॉब्लम करेंगे दो चार, और कल एल स्टार्ट करेंगे एंगुलर मोमेंटम। कल क्लास है ना, संडे है ना कल, हाँ भूल गए।